नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। पीछे हमने जो आज कैप्शन लिखा है, अब की बार वाकई 400 पार, सवालिया निशान के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ हमने लिखा है, लेकिन ये होता हुआ लग रहा है। अब कैसे, ये मैं अभी आपके सामने आंकड़े रख दूंगा और बता देंगे इसके पीछे की कहानी देवेंद्र आपको। आज की ताजा खबर यह है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है। इस खबर ने बड़े जोरदार तरीके से ट्रैवल किया है, सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि डीएम की डिलिमिटेशन के बिल के मुद्दे पर, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर वो सरकार का समर्थन कर सकती है। नो नहीं कहा। उन्होंने कहा हम बात करेंगे, एक बार बिल सामने आ जाने दीजिए। एनडीए में आने का सवाल भी उनके सामने हुआ, उन्होंने कहा पार्टी में सब कुछ डिस्कस होगा। तो उन्होंने इस सवाल को ओपन एंडेड रखा, इसका मतलब कि कुछ चल रहा है। बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, वो देवेंद्र आपको वो बताएंगे। लेकिन इनके अलावा अगर आप देखें तो तमाम दलों से ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई हैं जिससे ऐसा लगता है कि इस बिल पर वाकई अभी ये जो 2/3 बहुमत के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, उससे काफी आगे भी ये नंबर जो है वो निकल सकता है। ये सब कैसे हो रहा है देवेंद्र आपको बताएंगे। शरद पवार जी का आने के पीछे की कहानी जो है, ये कब से और कैसे लिखी जा रही है? ये सौरभ, विधानसभा चुनाव के बाद से ही एक तरह से अगर आप कहें तो एनसीपी शरद पवार गुट के जो नेता थे, जो विधायक हैं, जो जीत के आए हैं, उनको ये समझ में आने लगा कि अगर आप राज्य सरकार के साथ नहीं हैं तो फिर आपकी राजनीति बहुत इफेक्टिव वे में नहीं चल सकती। दूसरी तरफ सांसदों को भी ये बात समझ में आती है कि अगर आप केंद्र में सत्ताधारी दल, राज्य के सत्ताधारी दल के साथ अगर सेम पेज पर नहीं है तो आपको अपनी राजनीति में दिक्कत होती है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ कि एनसीपी के जो नेता हैं, कोई ऐसी विचारधारा वाली पार्टी तो वो है नहीं कि विचारधारा आपके लिए डोमिनेंट हो। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास शुगर मिल हैं, उस तरह के आप कहें कि बाहुबल या जनता का बल हो या इस तरह की चीज़ों के सहारे आप अपनी राजनीति करते हैं। और बहुत एस्टेब्लिश लीडर बहुत नहीं है। पिछला बार महाराष्ट्र में ऐसा वेब चला कि उनमें से बहुत सारे जीत के आ गए, तो उनको आगे की अपनी राजनीति भी सता रही है। उनको ये भी पता है कि महाराष्ट्र का फ्यूचर कौन, हमारे राजनीति का फ्यूचर कौन, जैसे शरद पवार जी की जो उम्र हो चुकी है और उसके बाद की अगर अपनी राजनीति को वो देखें तो सीधे सीधे उनको ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र में का बॉस कौन, तो देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस के साथ अगर आप अपनी राजनीति को किसी रूप में जोड़ सकें तो आपकी राजनीति ज़्यादा चटक रूप में, ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे चल पाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सारी सोच तो लगातार रही ही। और ये वजह है कि जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली कि जयंत पाटिल जो कि शरद पवार जी के बेहद करीबी नेता हैं, उनसे बहुत विधायकों ने कहा, 10 विधायक हैं उनके पास, तो उनमें से जो अधिकांश विधायक हैं, अधिकांश का मतलब ये कि बहुमत से ज़्यादा उस 10 की संख्या में जो एनसीपी के कुल विधायक हैं, उन्होंने ये कम्युनिकेट किया है कि बेहतर होगा कि हम लोग सत्ताधारी दल के साथ जाएं। तो एक तो डेवलपमेंट फंड्स को लेके, अपने एरिया में डेवलपमेंट कराने को लेके हमारी बात ज़्यादा सुनी जाएगी सरकार में। दूसरी चीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी वजह थी जिसके चलते जयंत पाटिल ने एनसीपी के बाकी नेताओं को भी ये बात कम्युनिकेट किया कि विधायक हमारे ऐसा चाहते हैं, और यही चीज़ सांसदों के भीतर भी है। और सर, ये संजोग नहीं है कि पहले उनकी बीजेपी के एक नेता से मुलाकात होती है, उसके बाद वो कल फिर शरद पवार से मिलते हैं, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से मिलने चले जाते हैं, और अगर पूछिए तो वो ये कहें कि डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं बहुत सारे, इसलिए जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट के इशू राजनीति में कैसे होते हैं आप समझ ही सकते हैं। और वो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वाकई वो डेवलपमेंट का ही इशू है कि अगर डेवलपमेंट फंड को लेकर आपको सत्ताधारी दल के साथ आना है तो आप समझ सकते हैं एक तरह से वो स्वीकार भी रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि कुछ नेताओं के बयान अगर आपने देखे होंगे, तो जब तक ये चीज़ें डेवलप नहीं हो जाती, अभी ये बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, वो किस मुकाम तक पहुंचेगी तो उस मुकाम के बाद ही कोई ठोस जवाब देगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के वो 6 सांसद आ रहे थे इधर, तो एक दिन पहले तक शिवसेना के नेता लगातार उस बात को खारिज करते रहे थे, और अगले दिन क्या हुआ। इस केस में जो ग्लिच है, जो एक कह सकें कि ऑब्स्टेकल है, वो ये कि जैसे एक तो बीजेपी को राज्य में ज़रूरत नहीं है उन 10 विधायकों, अगर आप लेकर आएँ या फिर उसके बाद एक भी मंत्री पद मांगें तो वो एक बीजेपी के लिए दिक्कत वाली बात होगी। केंद्र में उन नंबर्स की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि 2 अलग अलग धड़े रहें, एक ही टेंट में 2 अलग, एक ही पार्टी के 2 धड़े रहें, वो नहीं होगा। वो आप एक साथ रहें। एक साथ रहने में शरद पवार जी वाली एनसीपी को कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रिया सुले ने भी जैसा कहा कि उनके दिवंगत भाई की इच्छा थी, लेकिन जो सुनेत्रा पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, तटकरे हैं, सुनील तटकरे, इन जैसे नेताओं को एक समस्या ज़रूर नज़र आएगी कि अगर उतना बड़ा चंक इधर आ गया, उसमें सुप्रिया सुले भी हैं, शरद पवार रहेंगे, तो फिर शायद उनकी अहमियत थोड़ी कम हो जाए। तो बीजेपी की वो शर्त
उन लोगों के लिए दिक्कत है, वो संभव है कल देवेंद्र फडणवीस से जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने इस रिजर्वेशन को रखा भी हो। और ये मामला सौरभ एक चीज़ और है कि कोर्ट में भी चल रहा है, तो बीजेपी को भी ये नहीं पता कि इन दोनों में से असली एनसीपी कौन, किसको मान्यता मिलनी है। तो वहाँ पर बीजेपी उस चीज़ को आगे बढ़ाएगी थोड़ा ठंडा करके। अभी बीजेपी की टॉप प्रायोरिटी ये है कि हमें नंबर्स मिल जाए, डिलिमिटेशन बिल को लेकर वो नंबर्स इधर से आ जाएंगे। और ये नंबर्स सौरभ अगर एनसीपी लेकर आ रही है, इसका सीधा मतलब यही है ना कि वो एनडीए के साथ आना चाह रही है, अन्यथा आप क्यों करेंगे आप ये काम, कांग्रेस पार्टी को नाराज क्यों करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो सीधे सीधे है कि स्वीकारोक्ति है कि हाँ हम तैयार हैं। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अगर बीजेपी ये चाहे कि हाँ वो हमारे साथ आ जाए, हम उनकी शर्त मान रहे हैं, तो वो 24 घंटे के अंदर वो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें उन लोगों की तरफ से कोई अड़चन है, उन लोगों की डिमांड ज़रूर है। उस डिमांड को बीजेपी अपने कंडीशन, अपनी शर्तों के हिसाब से कैसे एडजस्ट करेगी, ये वक्त सिर्फ उसके लिहाज से लगना है। और एकदम इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए में आने को लेकर सौरभ बातचीत चल रही है। अंजाम तक कब पहुंचेगी वो देखने वाली बात। ये एक एक्चुअली व्यवहारिक प्रॉब्लम है जो आपने बताई कि भाई सुनेत्रा पवार की एनसीपी भी, शरद पवार की एनसीपी भी कैसे जो है दोनों एक साथ एनडीए का पार्ट हो। तो अगर वो चाहे, बीजेपी चाहेगी भी आप लोग एक हो जाते हो अगर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो केवल यही नहीं, जैसे मैंने लिखा ना 400 पार कैसे। अब आप एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद हैं, 8 ना। इसमें सौरभ एक चीज और जोड़ दूं कि शरद पवार ने अभी तक बीजेपी के बड़े नेताओं से सीधे कम्युनिकेट नहीं किया है। और शरद पवार एग्जैक्टली क्या चाहते हैं वो भी एनसीपी के नेताओं ने बीजेपी को अभी वो बात बताई नहीं है कि ये एग्जैक्ट फार्मूला है। जाहिर तौर पे वो स्थिति को अभी आंक रहे हैं कि ये कहाँ तक क्या हो सकता है। पब्लिक स्टेटमेंट तो वो वैसे भी नहीं देते, वो तो अंदर ही जो देंगे। और शरद पवार का जो स्टैंड रहता है वो इतना बार्गेन करने वाला रहता है कि उसमें बीजेपी के नेता बहुत ज़्यादा निश्चिंत नहीं रहते उनके रुख को लेकर कि आज कुछ और कह दें, कल कुछ और कह दें। तो इस लिहाज से जयंत पाटिल के साथ वो बातचीत उस लेवल पे अभी चल रही है। बाकी सांसद उनके लोकसभा में 8 हैं, राज्यसभा में 1। हाँ, अब आप देखिए महाराष्ट्र की पार्टियों की बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, तो एकनाथ शिंदे इधर एनडीए के साथ हैं, शरद पवार मान लीजिए आ जाते हैं तो वो इधर आ गए हैं। उनके अधिकांश सांसद जो हैं, ज़्यादातर सांसद उद्धव ठाकरे के वो आ ही चुके हैं। केवल 3 सांसद उनके पास बचे हैं, 9 में से 6 तो इधर आ गए। वो 3 भी बताया जा रहा है कि वो भी इस बिल के महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर साथ देना चाहते हैं एनडीए का। मैं प्रियंका चतुर्वेदी का पोस्ट आपके लिए पढ़ता हूं। वो लिख रही हैं कि मेरी पर्सनल ओपिनियन हमेशा से डिलिमिटेशन के पक्ष में रही है और ऐसी पार्लियामेंट में के पक्ष में रही है जो कि सही मायनों में हमारी आबादी का रिप्रेजेंटेशन करे। उन्होंने लिखा है विच ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल विद इंक्रीज नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जो डिलिमिटेशन के बाद ही होगा, लोकसभा की स्ट्रेंथ 813 या 800 के करीब हो जाएगी, 815 के करीब। फिर वो लिख रही हैं आगे कि the constitutional amendment that failed to pass in the parliament, उसमें लिखा है उन्होंने कि was a 50% proportionate increase for all states। इसमें उन्होंने कहा किसी का नुकसान नहीं था अगर यूनिफॉर्म हर राज्य की 50% सीटें बढ़ती। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं फिर ये कहती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि पार्टियां जो हैं वो अपने स्टांस को एक बार फिर उस पर विचार करेंगी, रीथिंक करेंगी कि हम इस बिल का समर्थन करें ताकि ये कानून बन जाए। तब तो वो शिवसेना यूबीटी की बड़ी वोकल मेंबर है, प्रवक्ता है, वो ये बात अगर कह रही हैं तो उनका भी मन कहाँ है ये तो पता चल ही रहा है। बिल्कुल सौरभ, वो इतने तार्किक ढंग से कह रही है कि एक फैक्ट्स को रह के कह रही हैं। तो पिछली बार जो विरोध था सौरभ इन बिल को लेकर, वो विरोध पॉलिटिकल विरोध था। बिल के प्रावधान या जो चीज़ हो रही है ये आप लोगों को पसंद नहीं है, ऐसा नहीं था। विरोध था क्योंकि बीजेपी इस काम को कर रही है और बीच चुनाव के दरमियान ये हो रहा है। तो चाहे तमिलनाडु की बात कर लें या वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वहाँ पर अपोजिशन ये नहीं चाह रहा था। जो कि अपोजिशन के हिसाब से देखें तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्यों चाहेंगे कि बीच चुनाव के दरमियान आपको इतनी बड़ी चीज़ हम दे दें। लेकिन अब इसका विरोध करना वाकई बहुत मुश्किल होगा। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सामने सौरभ सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि बीजेपी को तो छोड़िए, आप अपने एलाइज को अगर अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर कौन सा चेहरा लेकर जनता के बीच जाएंगे और क्या आपका मोरल स्टैंड रह जाएगा कि चिदम्बरम ने जो पोस्ट किया, कल पी चिदम्बरम ने पोस्ट किया कि सुन रहे हैं कि डीएमके और शरद पवार जो हैं वो इस बिल का समर्थन कर सकते हैं लेकिन ये धोखा होगा। तो वो तो एक लगभग पुष्टि कर रहे हैं इस बात की। अब वो डीएमके का नाम तो वो तमिलनाडु के नेता हैं, तो तमिलनाडु की उन्होंने बात की। डीएमके मान जाए तो फिर और किसके पास कोई भी वजह है इसका विरोध करने की। अगर दक्षिण की सबसे वो पार्टी जिसने सबसे मुखर विरोध किया वो भी अगर समर्थन दे रही है तो 22 सांसद हैं। और यहाँ भी सौरभ ये देखें कि अगर महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, बढ़ी हुई सीटों के साथ मिल रहा है, और आपके स्टेट का जो प्रोपोर्शन था सीटों की संख्या का पूरे ओवरऑल
उसमें वही बरकरार अगर रह रहा है तो फिर आपके पास विरोध करने का क्या स्टैंड रहेगा, किस आधार पर आप डीएमके विरोध के साथ भी बात लगभग तय है। डीएमके के साथ तो बातचीत तो सबसे पहले डीएमके के साथ ही शुरू हुई थी सबसे पहले और बात हुई उसमें उनसे पूछा ही यही गया कि आपको क्या ऑब्जेक्शन है, किस आधार पर आप विरोध कर रहे हैं। उन लोगों ने ये चीज़ें बताई तो बताया गया कि ठीक है, उसको चेक करके हम लोग लेके आ रहे हैं, चेंज करके लेके आ रहे हैं और जैसा आप लोग चाह रहे हैं उस हिसाब से इसको लेकर आ रहे हैं, फिर इसको बाद सपोर्ट कीजिए। अब अगर अब सोचें दक्षिण भारत की स्टेट की पार्टी वो अगर ऑन बोर्ड आ जाती है तो उत्तर भारत की पार्टियां किस बिना पर इसको अपोजिशन करेंगी, जिनकी सीटें बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। आबादी के अनुपात से देखिए तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा आबादी बढ़ रही है, तो वहां सीटों की संख्या बढ़ना जो है वो ज्यादा फायदेमंद होगा लोगों के लिए। अब यूपी में समाजवादी पार्टी क्या कह के विरोध करेगी, या और दल जो है उत्तर भारत के वो किस बेसिस पर इसका विरोध कर सकते? जैसे आज भी हमने आरजेडी के सोर्सेस को खंगाला कि क्या है स्टैंड, आप लोगों को कोई कमांड मिला तो अभी तक उन्होंने कहा कि हमने अभी तय नहीं किया है, मतलब विरोध नहीं करें। अन्यथा बहुत आसान सी बात ये हो जानी चाहिए थी कि बीजेपी की चीज आ रही है अब तो विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी की बात करें, किस आधार पर क्या विरोध करेंगे आप, आखिर कौन सा इशू लेके जाएंगे, और उसमें उन सांसदों के लिहाज से भी बात करें जिनके क्षेत्र में ये प्रचारित हो जाएगा कि इन्होंने तो महिला आरक्षण का विरोध किया था, तो उनके लिए वो एक मुसीबत वाली बात होगी। जेएमएम के साथ भी आप देखें तो वही चीज़ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि नंबर्स एक बार जैसे ही ये नज़र आता है कि नंबर्स तो पूरा होने की दिशा में जा रहा है, तो फिर दलों के पास ऐसे जो फैंसीटर दल हैं उनके लिए मुसीबत हो जाती है, हाँ, कि दूर नहीं रह सकते। फिर आप बाकी खबरों में बढ़ने से पहले जल्दी से बता दूं ये 400 कैसे होता है। 298 जो अब 17 अप्रैल को जब बिल पर वोटिंग हुई थी तो एनडीए को मिला था। 298 में 20 टीएमसी के जोड़ दीजिए, 22 डीएमके के छोड़ दीजिए, 6 शिवसेना यूबीटी के जोड़ दीजिए, 8 आप शरद पवार की पार्टी के जोड़ दीजिए, और बहुत सारे दलों की मैंने गिनती नहीं की है, जैसे अभी जिनके नाम अभी देवेंद्र ले रहे थे, सबके 3-3, 4-4, 5-5 सांसद हैं, उन सबको आप जोड़ दीजिए। और प्लस अगर समाजवादी पार्टी ऑन बोर्ड आ जाती है या किसी भी तरीके से परोक्ष रूप से मान लीजिए समर्थन वॉकआउट कर जाते हैं तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है हाउस की, तो मेजोरिटी नंबर नीचे आ जाता है, तो उस लिहाज से भी। लेकिन मान लें अगर वो किसी बेसिस पर समर्थन कर ही देते हैं तो उनके 37 सांसद हैं, आप गणित आप जोड़ लीजिए, आराम से ये आंकड़ा जो है 400 के पार आसपास जो है पहुंचता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो 2024 का नारा था अब की बार 400 पार हो, तब तो नहीं हो पाया, 240 पर रह गई भाजपा। आज एनडीए 400 पार की परिस्थिति में दिखाई देता है, कम से कम एक इशू बेस भी अगर आप बात कर रहे हैं बिल के मुद्दे पर। तो ये थी बात 400 पार की। अब कुछ और खबरों की बात करते हैं। महाराष्ट्र की खबर पर हम लोग बात करेंगे। लाड़की बहन योजना जो वहां की थी, जिसमें कैश ट्रांसफर होता था पात्र महिलाओं को, 92 लाख महिलाओं को उससे हटा दिया गया। इसकी बात करने से पहले मेरे पास एक और आज की इंटरेस्टिंग खबर है कश्मीर की। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दिनों काफी बीजेपी के खिलाफ काफी कुछ बोल रही है। उमर अब्दुल्ला ने एक रैली जम्मू में की अभी, वहाँ उन्होंने स्टेटहुड की, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की। फिर उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को जब यहाँ पर मानसून सत्र का पहला दिन होगा दिल्ली में, सेशन पार्लियामेंट का, उस दिन उन्होंने सारी इंडिया विपक्ष की पार्टियों को जो है बुलाया है, यहाँ भी वो मांग करेंगे पूर्ण राज्य के दर्जे की। उनकी अपनी पार्टी का सांसद, और वो भी श्रीनगर सीट का सांसद, जिनका नाम है सैयद आगा रोहिल्ला मेहदी, ये बागी हो गए। आजकल बगावत का सीजन चल रहा है। अब वो क्यों बागी हो गए हैं? उन्होंने कहा ये पूर्ण राज्य के दर्जे की बात क्यों कर रहे हैं मेरे मुख्यमंत्री, मेरी पार्टी, ये तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी चाहती है कि इस पर बात हो ताकि लोग 370 को भूल जाएं। उन्होंने कहा 370 हमसे छीना गया है, हमें 370 वापस लेने की बात करनी चाहिए, और ऐसा ना करके और स्टेटहुड की बात करके तो आप बीजेपी के एजेंडे पर जा रहे हो। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि मेरी पार्टी, मेरा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वो बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, मैं इस धोखे के साथ नहीं रह सकता। तो ये तो श्रीनगर का सांसद है भाई। बिल्कुल सौरभ, और हार्डलाइनर हैं, और हार्डलाइनर होने के चलते, हार्डलाइनर मतलब आप उस रूप में हार्डलाइनर समझें कि एकदम अलगाववाद वाली जो भावना होती है ना, उस तरह के का व्यक्तित्व नजर आता है। तो इन्होंने कहा था ना कि हम पे कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। हाँ, पहलगाम अटैक के बाद, उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ था, उसके पहले कल्चरल इन्वेजन देख रहे थे। अगर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जिन जम्मू कश्मीर के लोगों का आप कहें कि एक तरह से लाइफलाइन वहाँ का टूरिज्म है, और टूरिस्ट जाता है तो पैसे देता है तो उससे उनके खर्च चलते हैं, उसको वो कल्चरल इन्वेजन के तौर पर पेश कर रहे थे। बाद में पहलगाम जैसी घटना हो रही है, तो माना ही ये जा रहा था कि इन सारी चीज़ों के सहारे भी आप समाज को विषाक्त करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वैसी घटना होती है। तो वो अलगाववाद वाली लाइन वो रखते हैं, और उसके चलते एक यूथ के एक सेक्शन में उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक फ़ैन फॉलोइंग ज़रूर है उनके पे। आपने देखा होगा कि जब ईरान पे मामला हुआ तो भी किस प्रकार से मुखर थे, उनके समर्थक कैसे सड़कों पे आ रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को वो करते रहे हैं और उसी तरह की लाइन लेकर चलते हैं। और पार्टी के भीतर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर ये बताया जाता है कि
उमर अब्दुल्ला बहुत उनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहते। और आप दिलचस्पी ये देखें कि उमर अब्दुल्ला जब 2 विधानसभा चुनाव लड़े और दोनों से उनको जीत हासिल हुई और एक सीट वो खाली किए विधानसभा, जो कि इनके संसदीय क्षेत्र में आता है, रुहेला मेहदी के, उस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार की फिर हार हो गई थी और उस कैंडिडेट के बारे में इनको एतराज़ था। तो जाहिर तौर पर इन्होंने पार्टी के खिलाफ वहाँ पे काम किया और उसका नतीजा ये रहा कि वहाँ पर हार हुई। तो उमर अब्दुल्ला के लिए एक बड़ा सिरदर्द ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार की सीजनल पॉलिटिक्स आप कहेंगे, वो आरोप उनके ऊपर ज़्यादा लगता है कि बहुत आराम वाली राजनीति करते हैं। दूसरी तरफ ये अलगाववाद वाले लाइन पे चलने वाले नेता, तो कैसे उमर अब्दुल्ला इनको साधेंगे, वो देखने वाली बात होगी। और अब जबकि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि वो तो 19 जुलाई को ही दिल्ली आ जाएंगे, पुलिस परमिशन दे या ना दे वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, हालांकि पुलिस परमिशन देगी, लेकिन वो इस पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं 20 जुलाई के लिए, और तब ये चीज़ हो रहा है। दूसरी तरफ वहाँ पर विपक्षी पार्टी के बाद बीजेपी की बात करें तो 20 जुलाई के दिन ही उमर अब्दुल्ला के खिलाफ वो लोग चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं कि ये सरकार किन किन मोर्चे पर नाकाम रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन रुहेला मेहदी की बात को जरा एक पल के लिए एनालाइज करते हैं। सोचिए, वो आदमी जो कह रहा है, लॉजिक पे वो आदमी ठीक है, कश्मीर की पार्टी होने के नाते 370 हटा तो हार्डलाइनर है, क्योंकि वो जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाले आदमी हैं, तो वो तो कहेंगे भाई 370 पहली चीज़ है, हमको वो वापस चाहिए। वहाँ की लोकल उमर अब्दुल्ला नहीं 370 की बात करते हैं, उनकी पार्टी में और कोई नेता, फारूक अब्दुल्ला ने 370 की बात करना बंद कर दिया है। कश्मीर की पार्टी 370 की बात नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी 370 कैसे वापस आए इसकी बात कर रही है। उनके आज ही के स्टेटमेंट है, उनके सैफुद्दीन सूद सीनियर लीडर हैं कश्मीर में, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से हैं, उन्होंने भी यही बात कही जो रुहेला मेहदी कह रहे हैं कि राज्य के दर्जे से पहले हमको 370 वापस चाहिए। पवन खेड़ा का कल का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी यही कहा कि हम स्टेटहुड नहीं, हम स्टेटहुड प्लस की मांग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में विडंबना है कि राज्य की पार्टी तो वो बात नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो बात कर रही है। हाँ, वाकई सौरभ। और आप देखें तो जम्मू कश्मीर में भी लोग अब डेवलपमेंट की जो बयार बही 370 के बाद, तो एक बड़ा हिस्सा ज़रूर ऐसा है जो कि मेन स्ट्रीम वाले सोच पे रह रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वैसे हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ज़रूर है जो कि देख रहा है कि हाँ वाकई इसको विजिबल नतीजे दिख रहे हैं ना, दे रहा है, और उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, उस हिसाब से वो रिएक्ट भी कर रहा है। जैसे पहलगाम के बाद आपने देखा होगा कि कश्मीर में, वैली में, कई शहरों में उस आतंकी हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, लोग सड़क पे आए थे। तो जिन इलाकों में लोग पहले पत्थर लेकर पत्थरबाजी करते थे, फौज के खिलाफ पत्थरबाजी करते थे, पुलिस के खिलाफ करते थे, वहाँ पर अगर लोग आतंकवाद के खिलाफ सड़क पे आए तो अपने आप में बड़ी बात थी। तो उस तरह के माहौल में अचानक ही इस तरह की लाइन को प्रमुखता दिया जाना, ये एकदम से वहाँ पर लोगों के से अगर आप बात कीजिए तो उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कि फिर से आप सेंटिमेंट भड़काएं। और एक जब इमोशन और सेंटिमेंट भड़काते हैं तो लोगों को तो ये नहीं पता ना कि 370 था तो हमारी ज़िंदगी कैसी थी, अब हट गया तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिला। वो तो ये समझने को तैयार नहीं। वो तो अगर एक बार आप भड़काना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि फिर कुछ लोगों को भड़का। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई है, वो 370 सीधे नहीं कहते, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो एक बार ओपन चुनौती दी थी ना कि अगर हिम्मत है तो कह दें कि हम 370 वापस लौटाएंगे। अब स्टेटहुड प्लस एक टर्म दे दिया गया है। बिल्कुल। और स्टेटहुड प्लस और क्या होता है? स्टेटहुड की बात तो ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार ने मना किया हो या बीजेपी ने मना किया। जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे वो बात कह दी गई है तो वो होनी है, लेकिन वो अप्रोप्रिएट टाइम इस लिहाज से कि जम्मू कश्मीर जिस स्थिति में है और जिस स्थिति से निकाल कर अभी तक लाया गया, अभी बहुत कुछ किया जाना वहाँ बाकी है। और वहाँ पर आप पूर्ण राज्य का दर्जा देकर, जैसे पुलिस अभी भी छोड़ दें आप उन सरकार के उन लोगों के हवाले, जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सत्ता में है, वहाँ रुहेला मेहदी जैसे लोग भी हैं ना जी, बिल्कुल। तो इस तरह के दखल वाले व्यक्ति के हाथ में अगर आप पुलिस की कमान दे दें, लॉ एंड ऑर्डर दे दें, तो फिर न जाने वो क्या करेंगे। आज जैसे ये भय होता है सौरभ, वहाँ पे पुलिस का मतलब क्या है? भय होता है कि अगर पत्थरबाजी के लिए किसी को भड़काने पे निकलोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। इन लोगों के हाथ में अगर दे दीजिए तो वो कहेंगे कि निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। नहीं, वो तो जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी तो उस वक्त ये होता था ना, पुलिस के बैरिकेड वगैरह हटा दिए गए थे, नाकेबंदी बंद कर दी गई। फर्क यही होना है। अन्यथा केंद्र सरकार के पास वहाँ पुलिस का पावर रखने से क्या मिलता है, सिवाय ये कि आप लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रख पाते हैं ताकि वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है वो डेवलपमेंट का काम कर ले। वो डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर की पॉलिटिक्स में काफ़ी चर्निंग हो रही है, ये आप डिस्कस करने का मकसद ये था। बंगाल की कहानी भी ख़त्म नहीं हुई है अभी। अब आप देखिए ममता बनर्जी कैसे हाशिए पर पहुंची और ये इस अवस्था में आ जाएंगी वो, ये कौन आज से अब से 4-5 महीने पहले कौन सोच सकता था? बंगाल के नतीजों से पहले कौन ये इमेजिन कर सकता था? उनके एक बड़े खास सब चले गए छोड़ करके, जो जिनको मानते थे कि ये तो दीदी को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, वो चले गए छोड़ करके।
अब उसी कड़ी में एक मदन मित्रा नाम है, मदन मित्रा पूर्व मंत्री हैं, बड़े कलरफुल कैरेक्टर हैं, लेकिन ये भी अभी तक उनके साथ थे, आज वो भी बागी गुट के साथ आ गए हैं। ऋतुव्रत बनर्जी के साथ आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी वही आरोप दोहराया जो दर्जनों लोग पार्टी को, ममता बनर्जी को छोड़ने के बाद लगा चुके हैं कि ममता बनर्जी ने एक आदमी के मोह में, अभिषेक बनर्जी के मोह में पार्टी का सत्यानाश कर दिया। तो वो भी सीधा सीधा अभिषेक बनर्जी को तोहमत दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक कैच ये भी है कि इतना ही आसान नहीं था सब कुछ, अचानक उनको अभिषेक बनर्जी बुरे नहीं लगने लग गए। हुआ ये कि कल ईडी ने उनके परिवार को नोटिस दिया है, वो उनके ऊपर एक घोटाले का आरोप चल रहा है और उस सिलसिले में उनकी पेशी वगैरह होनी है और उसके एक दिन बाद वो आ गए। तो आज टीएमसी वाले तो यही कह रहे हैं कि ये तो, मैंने देखा उनकी कोई सांसद ने लिखा हुआ था कि इनका नाम बदल करके ममता बनर्जी ग्रुप की सांसद टीएमसी ईडी कर देना चाहिए। लेकिन जो भी, फॉर वट एवर रीजंस, लेकिन लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा, और एक बात बताऊं आपको, वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, ये मैं कह रहा था, देखिए हालत क्या हो गई। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है उनके यहाँ वो एक मार्टिर्स डे मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, जिस दिन आज से कई साल पहले जब लेफ्ट की सरकार थी तो पुलिस की गोलीबारी में 11 लोग यूथ कांग्रेस के मारे गए थे। तब तक ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। तो वो शहीद दिवस कांग्रेस भी मनाती है, टीएमसी भी मनाती है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि हमारे मंच पे ममता बनर्जी का स्वागत है शहीद दिवस पर, उस दिन 21 जुलाई को, और हमारी पार्टी में भी उनका स्वागत है कि वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें। लेकिन एक शर्त है, उनको ये पब्लिकली कबूल करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ना और टीएमसी बनाना एक भूल थी। 15 साल की चीफ मिनिस्टर, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ने तो सौरभ सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की तस्वीर भी उन्हें देखने पड़ेगी। और ये जो आरोप लग रहा है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, वाकई वो एक बड़ा हिस्सा है और ज़्यादातर लोग इस बात को कहते हैं। जो नहीं स्विच कर रहे हैं वो भी इस बात को मानते हैं अंदर खाने की समस्या है अभिषेक बनर्जी के चलते, और जो हम लोग जो झेल रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी की रही है। इनके मदन मित्रा केस में देखें तो वाकई जैसे कि आपने बताया कि उनके ऊपर ईडी के नोटिस वगैरह गए हैं, कुछ छापे भी पड़े थे, तो क्योंकि नगर निकाय में घोटाले को लेकर ये पहले से नगर निकाय मामले में हैं। हाँ। और ठीक आपने कहा कि बहुत रंगीन तबीयत वाले व्यक्ति हैं, खूब आराम से बोलते हैं, कुछ भी टीवी में अभिनय भी किया है 2022-23 के बाद उन्होंने कुछ। लेकिन ये शारदा चिटफंड मामले में भी सौरभ उसमें आरोपी थे और तकरीबन 20-22 महीने ये रहे थे अंदर, फिर बाद में जमानत पे बाहर आए थे। तो आरोपों घोटालों से इनका पुराना संबंध रहा है। लेकिन टीएमसी के लिहाज से अगर देखें, ममता बनर्जी वाली टीएमसी के लिहाज से अगर देखें, तो उनके लिए बड़ी समस्या ये है ना कि अगर आपके पास जो लोग हैं याफी के लोग हैं, अगर दागी भी हैं तो याफी के हैं, और किसी भी वजह से अगर आपको छोड़कर जा रहे हैं तो एक तो से दिख रहा है ना कि उसके बाद वही बच जाता है कि कांग्रेस पार्टी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आपको ऐसी बात कहें, एकदम से अप्रासंगिक होने का खतरा बिल्कुल। अब तो लगता है कि वो अप्रासंगिक होने से बचने के लिए शायद कांग्रेस पार्टी में जाना ही विकल्प है उनके पास। कि वहां पर शायद जाने के बाद थोड़ी इज्जत आपकी बच भी जाए। हालांकि वो करेगा लोग नहीं निश्चित तौर पे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी भी ये नहीं चाहेंगे कुछ भी हो, अपनी एक पार्टी वो रखना चाहेंगे बनिस्बत इस पे कि जैसे जब तक आप अलग पार्टी हो टीएमसी से अलग, कांग्रेस पार्टी के साथ बराबरी का दर्जा है। जिस दिन वो शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद तो कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरह आप भी एक नेता रहोगे। ना पार्टी के नेता बचे, ना कार्यकर्ता बचे, ना दफ्तर बचे, ना फंड बचे, तो है क्या आपके पास फिर? उसमें ये हो जाता है कि एक तो अभिषेक बनर्जी के पास पूरी उम्र है, ठीक, ममता बनर्जी वाला केस उनके पास नहीं है, और दूसरा ये चीज़ें जो भी दिख रही हैं ना, अगर ग्राउंड पे आप ठीक तरीके से मेहनत करें तो किसी सरकार के खिलाफ एक समय के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जनरेट होना शुरू होता है, फिर आप वहाँ पर माहौल बना सकते हैं बनिस्बत आप उस तरीके से मेहनत करें। वो सब छोड़ के अगर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आप समझिए ना कि जो सबसे बड़ी चीज़ अभी अभिषेक बनर्जी के पास क्या है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो उनका ईगो। वो ईगो प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी में किस कदर कुचला जाएगा, इसलिए कि आप एक सामान्य नेता के तौर पे वहाँ ट्रीट किए जाएंगे। जैसे आज वो राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगे तो 24 घंटे में 48 घंटे में उन दोनों आमने सामने बैठे होंगे। कांग्रेस पार्टी जैसे वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो जाएंगे, उसके बाद अगर उनको राहुल गांधी से मिलना हो तो क्या स्थिति है? तो बॉस मानना पड़ेगा और उसके बाद फिर बॉस उस हिसाब से हैंडल करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी या अभिषेक सोचेंगे। ममता बनर्जी के दिन लेकिन बहुत खराब चल रहे हैं। आखिर में जो मैं आपसे कह रहा था, महाराष्ट्र की एक खबर आपसे डिस्कस कर, महाराष्ट्र की सरकार के लिए एक बड़ी सहज कर देने वाली परिस्थिति बन गई है। ये जो स्कीम लाड़की बहन योजना जिसके तहत 1500 या 2500 रुपये महिलाओं के खाते में डाले जाते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। इतनी उम्र से इतनी उम्र तक परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आमदनी जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सो एंड सो कई सारी उसकी कंडीशंस हैं। तो उसमें 92 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया है। ये कई फेजेस में हुआ है ये। तो अब जैसे
उसमें से बहुत सारे कई लोग जो हैं, जैसे मैंने आपको कंडीशंस बताई, पाया गया कि भाई इनकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख से ज़्यादा है, इनके परिवार में तो सरकारी नौकरी में कोई है, या एक घर में 2 महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, तो वो परिवार में एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग पहले भी स्कीम से बाहर हुए थे, और एक लॉट में लाखों लोग, मतलब 70-80 लाख नाम शायद एक साथ एक लॉट में 79 लाख। हाँ, एक बाहर किए गए अभी हाल में। उसकी वजह ये बताई गई कि सरकार ने स्कीम तो इलेक्शन से पहले लॉन्च की थी 2024 में, उसके बाद वो जीत करके आई, और उसमें इस स्कीम का बहुत बड़ा श्रेय है वहां दोबारा एनडीए की सरकार बनने में। लेकिन उसके बाद उस वक्त तो वेरिफिकेशन नहीं किया गया, उस वक्त धड़ाधड़ जो है पात्र महिलाओं को स्कीम में शामिल किया गया, जितनी महिलाओं को किया जा सकता था, वोट भी मिल गया। अब उसके बाद सरकार को लगा कि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, और खर्चा वाकई बहुत ज़्यादा है उस स्कीम का। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे उसके अंदर सुधार किए जाने लगे या वेरिफिकेशन किए जाने लगी। तो एक KYC कराया गया कि सारी जितनी भी इसके जो भी लोग लाभ ले रहे हैं वो अपना नो योर कस्टमर फॉर्म भर के सरकार को अपनी जानकारी दें। तो उसमें ये 70-80 लाख महिलाओं ने अपना KYC नहीं किया, तो इस पर उनको बाहर कर दिया गया है। ऑपोजिशन अब ये कह रहा है कि अब वोट तो ले लिया, लेकिन अब इतना वित्तीय बोझ पड़ा है सरकार के ऊपर कि वो महिलाओं को इस स्कीम से बाहर कर रही है। 14,000 करोड़ रुपया, आज अगर ये 92 लाख महिलाएं बाहर हुई हैं तो इनको ऑलरेडी दिया जा चुका है। जिनको आज अपात्र माना जा रहा है वो 14,000 करोड़ रुपया उनको ट्रांसफर किया जा चुका है। तो विपक्ष पूछ रहा है फिर वो 14,000 करोड़ रुपया आपने किस मद में दिया था? इस योजना की सौरभ क्योंकि बात हुई नहीं तो इसमें एक आपको दिलचस्प ये बताऊं कि इस योजना की शुरुआत, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने की थी असम में। अच्छा। उसी मॉडल को बाद में मध्य प्रदेश ने अपनाया, फिर बाकी दूसरे राज्यों ने, चाहे झारखंड की बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें। और सौरभ, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको उस दिन अपनाया था जब वहाँ पर आपको ध्यान हुआ कि असम में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उस प्रोटेस्ट के दरमियान हेमंत बिस्वा शर्मा अपने एक मंत्री के साथ टहल रहे थे, और वहाँ इवनिंग वॉक अपने घर के पास, और तब उन्होंने ये कहा था कि इससे बाहर निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना होगा। अच्छा। और इस योजना को लेकर आए। अब कमिंग टू महाराष्ट्र, इसमें सौरभ वाकई गवर्नेंस के लिहाज से एक बड़ा सवालिया निशान है कि भाई, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों पे ये लागू होता है कि चुनाव में जीतने के लिहाज से आपने एक वायदा किया, और वायदा करके उसके बाद उसको पूरा किया, और अगर अपात्र लोगों को इतनी बड़ी धनराशि दे दी गई तो ये गवर्नेंस का तो बिल्कुल भी अच्छा मॉडल नहीं हो सकता। तो वो निश्चित तौर पे कि चुनावी सफलता के लिहाज से आपको क्या करना है वो एक ध्यान रखने की बात सभी दलों के लिए लागू होगी। महाराष्ट्र के केस में सौरभ देखें, लड़की बहन योजना, किसानों की कर्ज माफ़ी, और उनका बिजली बिल का माफ़ किया जाना, इन तीनों को अगर आप जोड़ देना, इन तीनों बेनिफिशियरी स्कीम को, तो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का बर्डन महाराष्ट्र के बजट पर है। इतना तो पूरे राज्यों का बजट नहीं होता। सोचिए, जम्मू कश्मीर का बजट कितना, 1,25,000 करोड़ के आसपास लगभग है। तो इतनी बड़ी धनराशि अगर सिर्फ इन 3 चीज़ों में जा रही है तो जाहिर तौर पे उसको कट करने का दबाव सरकार के ऊपर था ही, खासतौर पे तब जब आप अपात्र लोगों को वो पैसे दे रहा। अपात्र इस लिहाज से कि क्राइटेरिया के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तब फिर इस काम को किया गया, और उसमें अभी भी तकरीबन पहले लगभग 44-45 हज़ार करोड़ के आसपास इस स्कीम के लिए देना पड़ रहा था, तब 22-23 हज़ार 24 हज़ार करोड़ के आसपास, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या बढ़ गई है। हाँ, लेकिन एक बड़ा बर्डन जरूर महाराष्ट्र की सरकार पर है, और वहाँ पर उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी महाराष्ट्र की सरकार पर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर, कि सबसे निकालकर वहाँ के राज्य को कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम हो गया स्टेट का। आप सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के ऊपर, अस्पताल बनाने के ऊपर, शिक्षा के ऊपर व्यय करने में, वहीं से तो सारा पैसा आप डाइवर्ट कर रहे हैं ना। रातों रात तो कोई अचानक महाराष्ट्र का रेवेन्यू तो बढ़ नहीं गया। बिल्कुल। और ऐसे बेनिफिशियरी स्कीम का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, फायदा ये होता है कि पॉलिटिकली आपके लिए फायदेमंद होता है, नुकसान ये होता है कि आप वित्तीय स्थिति ठीक से संभाल नहीं सकते। और इसमें एनसीपी का ये दबाव, दबी जुबान में ये डाला जाना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें दे दिया जाए, हाँ, वो एक और विचित्र स्थिति होगी। लेकिन आपको तो अब ये बात निकली तो चलिए 2 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे पर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं इस शंका के साथ बात करते हैं कि ये अगर चुनावी मॉडल बन गया है तो फिर क्या होगा, हमारे अर्थव्यवस्था का क्या होगा, खासकर राज्य जो कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं और वो ऐसी लोक लुभावन स्कीमों पर लुटाते हैं उस पैसे को, तो आफ्टर ऑल नुकसान तो लोगों का ही हो रहा है। मैंने इसमें एक पेपर पढ़ा, वो या तो नीति आयोग का था या वो जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति है उसमें से किसी का था, क्योंकि मुझे ऑफहैंड नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें रिकमेंड ये किया गया था कि इस दिशा में और आगे बढ़ना चाहिए, कॉन्ट्री रिव्यू। उनका कहना ये था कि जितने राज्यों में आप पैसा दे रहे हैं इससे महिलाओं की सेविंग्स बढ़ रही है, बैंकों में महिलाओं का रखा हुआ पैसा जो है बैंक अकाउंट्स में वो ग्रो कर रहा है, तो एक तरीके से एक सेफ्टी नेट क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल सर, अगर पात्र लोगों को देने की स्कीम, अगर आप पहली बात तो ये चलाएं कि जो पात्र हैं उसको आप दे रहे हैं, तो बर्डन पड़ा भी तो दूसरी तरफ आप एम्पावर्ड कर रहे हैं,
जो अल्टीमेटली आपको मजबूती दे रहा है आपकी इकॉनमी को। जैसे मान लीजिए गांव में महिलाओं को अगर पैसे जा रहे हैं तो सेविंग की बात कर लें या फिर वो खर्च करेंगे तो आपकी इकॉनमी और मजबूत होगी। लेकिन अगर आपकी अपनी वित्तीय स्थिति वैसी ना हो तो फिर वो एक बड़ा संकट होता है। जैसे असम के मुख्यमंत्री से जब हमने ये पूछा कि भाई ये स्कीम पूरे देश भर में लोग कर रहे हैं और बर्डन भी पड़ रहा है, उनका यही कहना था कि आप अपनी राजकीय स्थिति को अगर ठीक तरीके से संभाल सकें तो ऐसी स्कीम को ज़रूर चलाया जाना चाहिए। हाँ, अगर आप में संभालने में दिक्कत है तो फिर तो वो बात वही जो बात है, इसकी इट शुड बी वेरी वेल टारगेटेड कि किसको जरूरत है सबसे ज्यादा उसी को दीजिए और उसी को दीजिए। मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री 2014 में पीएम बने और 15 में एक मीटिंग थी बीजेपी, अशोक रोड में तब बीजेपी का मुख्यालय हुआ करता था। उस मीटिंग में तब झारखंड के मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उनमें से एक दो मुख्यमंत्री ने एकदम से लोक लुभावनी चीज़ों की बात कही, लाइक फ़ोन दे देंगे, ये करेंगे। तो पीएम ने उसमें ज़बरदस्त फटकार लगाई थी कि ये नहीं चलेगा, आपको हर वो काम करना है जो कि इकॉनमी को मजबूत करे, क्योंकि लोक लुभावनी चीज़ देने के मामले में आप उस राज्य का नाश कर रहे होते हैं। हालांकि बाद में अगर आप देखें तो एक राज्यों में एक ट्रेंड सा चला गया जिसको लेकर पीएम ने ये कहा भी कि रेवड़ी कल्चर। दूसरी तरफ अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि ये लोग भी तो देते हैं, बीजेपी वाले भी हर राज्य में दे रहे हैं। तो वो सारा बहस है, लेकिन मूल केंद्र बिंदु में वही रहेगा कि क्या राज्य उस बर्डन को संभाल पाता है कि नहीं। सही बात है। बर्डन को संभालते हुए अगर एम्पावर्ड कर रहा है बहुत अच्छी बात। महाराष्ट्र एक केस स्टडी बनेगा इस मामले में, खैर इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, कई खबरों पर हमसे आपसे आज हमने अंदर की बात जानी। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।